हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे थे, पर हमने पिछली क्लास में देखा कि एटम जो था एक समय पर बोला गया था कि ये अविभाज्य है, यानी इससे ज़्यादा छोटा हम नहीं कर सकते। चाहे वो जो थिंकर्स थे, जो फिलोसोफर थे, चाहे वो भारत के रहे हों, चाहे वो ग्रीक के रहे हों, यूनानी फिलोसोफर रहे हों, या और भी कोई जो थिंकर है वो रहा हो विचारक, हर एक विचारक का कहना था कि जो एटम है उसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने पढ़ा और हमने देखा कि समय के साथ तकनीकें बदली और हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करी। तो उससे हमें पता चला कि जो एटम है वो कुछ और कणों से भी मिलकर बना है, जिनको हमने जो है उप परमाणु कण बोले, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला गया उन्हें, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहे। और भी थे, मेसॉन रहा, न्यूट्रिनो रहा, लेकिन हम जो ज़्यादातर बात करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। उसके साथ हमने दो मॉडल को समझा, दो मॉडल जो थॉमसन ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। हमने मॉडल को भी समझा और उनकी खामियों को भी समझा और उनकी विशेषताओं को भी समझा। लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ खामियां थी। तो इसीलिए जैसे कि थॉमसन मॉडल में खामियां थी तो रदरफोर्ड का मॉडल आया। अगर रदरफोर्ड के मॉडल में भी खामियां थी तो दूसरा मॉडल और आया, जिसको हम बोलते हैं बोर का एटॉमिक मॉडल, बोर का जो परमाणुक मॉडल है। लेकिन वहां तक जाने से पहले हमें कुछ बातों को सीखना होगा, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, किस तरीके से ये हमारी जो आज की जो वर्तमान की जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें किस तरीके से ये मददगार होते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की कक्षा में, और आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे परमाणु संख्या को लेकर, कि परमाणु संख्या क्या है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको जाननी है, एटॉमिक नंबर को जेड से नापा जाता है। यानी जहां भी आपको जेड दिखेगा केमिस्ट्री के अंदर, वो एक एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के बारे में आपको बता रहा होगा। तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इनमें से किसी एक की भी संख्या आप गिन लीजिए। उस संख्या से हमें क्या ज्ञात होता है? एटॉमिक नंबर। अगर एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर एक होगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख देते हैं जेड। अगर दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? दो। तीन है तो तीन होगा। इस तरीके से इनके एटॉमिक नंबर जो गणना है वो की गई, किस आधार पर? इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। इसे जेड से दर्शाया जाता है, आपको अभी बताया मैंने, इसे जेड से दर्शाया जाएगा। एक तत्व के सभी परमाणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। यानी अगर कोई एक तत्व है, उसमें चाहे कितने भी परमाणु हों, सबकी संख्या एक समान होगी। जैसे अगर हम बात करें लोहा की, तो लोहा एक तत्व है और लोहा में बहुत सारे परमाणु हैं। अब हर एक परमाणु जो है एक जैसी विशेषता, एक जैसा उसका जो है परमाणु संख्या होगा। ये आपको याद रखना है कि एक तत्व में जो परमाणु संख्या है, उनकी जो परमाणु हैं उनकी सभी की संख्या एक समान होती है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के लिए जेड, देखिए हाइड्रोजन के लिए जेड का नंबर वन हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु परमाणु संख्या है, वो एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या हुई वो क्या हुई? एक। यानी इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में केवल एक ही प्रोटॉन होता है। इसी तरह कार्बन के लिए Z6, यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है या फिर परमाणु संख्या है वो 6 है। यानी कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है या 6 प्रोटॉन है, दोनों ही हैं, पर हमें गिनना एक को है। अब मोस्टली के नियम के अनुसार एक तत्व का परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक
मौलिक गुण होता है। यानी कहने का मतलब है कि एटॉमिक मास से यानी द्रव्यमान से ज्यादा मौलिक गुण हम किसको देते हैं? परमाणु संख्या को। यानी परमाणु संख्या को हम बड़ा मानेंगे द्रव्यमान की तुलना से जब हम उनके मौलिक गुण की बात करें। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अब हमें इसे समझना है। देखिए, तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग्य द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब क्या समझे आप? अब एक एटम था, मैंने आपको बताया था एटम है। एटम के अंदर तीन पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और है न्यूट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को गिनेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जेड। इससे भी क्या मिलेगा? जेड। अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, इनकी संख्या को जोड़ देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या। तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इनका जोड़ द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और इसे हम किससे लिखते हैं? ए से। देखिए, अब कैसे पहचानेंगे? एक्स कोई एक तत्व है, ऊपर लिखा जाएगा उसका मास नंबर और नीचे लिखा जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। ऊपर इसका क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या, और नीचे क्या हो गया? इसकी परमाणु संख्या। जहाँ एक्स तत्व का जो है प्रतीक दर्शाता है और ए द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। जेड परमाणु संख्या को दर्शाता है। प्रोटॉन की संख्या पी द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रोटॉन किससे दिखाएंगे हम? पी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को ई के द्वारा दर्शाया जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या को एन। दोबारा देख लीजिए। अब जेड यानी जो आपकी परमाणु संख्या है वह प्रोटॉन की संख्या और इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। वहीं जो आपकी एटॉमिक, जो आपका मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर है, इनके जोड़ के बराबर है। देख लीजिए। और वहीं आपको न्यूट्रॉन फाइंड करना हो तो आप मास में से, जो आपका एटॉमिक मास है, द्रव्यमान संख्या है, उसमें से आप जो है हमारा प्रोटॉन संख्या घटा देंगे। तो अगर प्रोटॉन संख्या नहीं दिया तो आप सिंपली क्या करेंगे? जो आपकी द्रव्यमान संख्या है उसमें से आप एटॉमिक संख्या यानी एटॉमिक परमाणु संख्या को आप घटा देंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन। अब देखिए इसका मतलब क्या है। ये देखिए, ये क्या हो गया? हमारा हाइड्रोजन का सिंबल। ये नीचे क्या बताया था मैंने आपको? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ऊपर मैंने आपको बताया था द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या एक, द्रव्यमान संख्या एक। प्रोटॉन संख्या क्या होगी? अब प्रोटॉन संख्या क्या होगी? जो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। यही तो था, Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E। यानी जो आप एटॉम की परमाणु संख्या है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे निकालेंगे? परमाणु संख्या, या फिर आप बात करें तो द्रव्यमान संख्या में से आप क्या घटा देंगे? परमाणु संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 0 हैं। इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है। अब बात करें क्लोरीन की। देखिए, हमने क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन को हम लिखते हैं Cl से। इसका जो परमाणु संख्या है वो 17 और जो इसका द्रव्यमान संख्या है वो है 35। तो Z क्या हो गया? 17। ए क्या हो गया? 35। और आपके पास P परमाणु, ये हो गया आपका प्रोटॉन की संख्या। P क्या हो गया? P भी आपका 17 ही होगा, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? P के 17। ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के 17। अगर आपसे बात करें प्रोटॉन की तो 35 माइनस 17, जो आपका कितना हुआ? 18। तो न्यूट्रॉन संख्या कितना हुई? 18 हुई।
अब बात हैं आइसोटोप। समस्थानिक क्या होता है? देखिए, क्या आपको मैंने शुरुआती जो हमारी कक्षाएं थी उसमें मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो नेचर से, प्रकृति से जो तत्व हमें मिलते हैं वो अपनी एक से ज्यादा और फॉर्म में भी रहते हैं, यानी एक फॉर्म के साथ साथ और दूसरी फॉर्म में भी रहेंगे। अब जरा समझिए, जैसे कि प्रकृति में हमें हाइड्रोजन मिलता है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये तीन अलग अलग, मान लीजिए तीन अलग अलग फॉर्म में मिलता है, अलग अलग रूप में मिलता है। हर एक का एटॉमिक नंबर एक एक है, लेकिन इनका मास नंबर जो है, जो इसकी द्रव्यमान संख्या है वह बदल जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा एक, दो, तीन। देखिए, आइसोटोप समस्थानिक क्या होता है? आइसोटोप वह होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट, यानी अलग। अलग और समान, ये क्या होगा? समान। ये आपको बस दो पॉइंट याद रखने हैं कि एक ही तत्व में परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है, उन्हें हम आइसोटोप समस्थानिक कहते हैं। अब कौन से याद रख लीजिए, हाइड्रोजन का, कार्बन का और क्लोरीन का। तो देखिए, क्लोरीन में कहीं 35 मिल रहा है तो कहीं 37 मिल रहा है, कार्बन में 12 भी मिलता है, 13 भी मिलता है, 14 भी मिलता है, और वहीं हाइड्रोजन में देख लीजिए एक, दो, तीन। तो ये आपके आइसोटोप्स हैं, इन्हें याद रखेंगे आप, ये आपके अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को नाम क्या हमने दिया हुआ है? देखिए, इसको हम बोलते हैं, हर एक के नाम लिख लेते हैं हम लोग, ये परीक्षा में पूछा गया है। पहला है प्रोटोनियम, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। और इसको बोलते हैं हम ट्यूटीरियम, और इसको बोलते हैं हम ट्रिटीरियम, ट्रीटियम, ड्यूट्रियम, प्रोटियम। तो ये इनके नाम हैं। आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए, सबका, मैंने क्या बताया था, यहां पर आ जाइए। एटॉमिक नंबर आप किससे लिखते हैं? बताइए, एटॉमिक नंबर आप किससे लिखते हैं? जेड से। मास नंबर, द्रव्यमान संख्या आप किससे लिखते हैं? ए से। अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो इनका एटॉमिक नंबर है वो एक है, वही इनका प्रोटॉन की संख्या है, वही इनका न्यूट्रॉन की संख्या है। यानी इनका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है। लेकिन बदलाव किस में आ रहा है? तो इसमें भी क्या होगा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक, इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक, इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक। लेकिन मास नंबर की जब हम बात करते हैं, आपको मैंने बताया था मास नंबर को हम क्या लिखते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और
न्यूट्रॉन को हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर, यानी द्रव्यमान, सॉरी, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या में से हम घटाएंगे क्या? एटॉमिक नंबर को। तो हमें क्या मिलेगा? एन। तो देखिए प्रोटॉन तो सब में एक समान है, एक 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 एक। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें 3 केस बना लूं, इनमें 3 केस बना लूं, ये हमारे पास पहले से ही टेबल बनी हुई है, देख लीजिए। ठीक है, अब जरा ये देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1H1, 1H2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं H11, H2, H3। यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोटॉन संख्या और यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यूट्रॉन संख्या। अब देखिए प्रोटॉन संख्या एक, एक, एक। अब न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालोगे? एक में से दो को, एक में से एक घटाओगे 0, एक में से एक घटाओगे 1, एक में से 3 में से एक घटाओगे तो 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या में बदलाव है, यानी आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। और वहीं मैं बात करूं न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। बस आपको यही बात याद रखनी है कि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान रहती है, और लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स कुछ भौतिक गुणों में भिन्न होते हैं, जैसे कि घनत्व और कथनांक आदि। यानी इनके कुछ भौतिक गुण, रासायनिक गुण नहीं, भौतिक गुण की बात हो रही है। भौतिक गुण जो है उनमें ये भिन्न होते हैं, भौतिक गुणों में ये क्या होंगे? भिन्न होंगे। जैसे कि घनत्व, यानी घनत्व का मतलब डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में ये क्या होंगे? अलग होंगे। अब हम एप्लीकेशन देखते हैं आइसोटोप्स की, क्या होता है, इस्तेमाल क्या होता है, उपयोग क्या है। यूरेनियम का एक आइसोटोप यू, यूरेनियम, देखिए यूरेनियम का 92 235 है, इसको सही कर लीजिए आप। ये परमाणु रिएक्टर के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा जो है, वो यूरेनियम से बनती है। और जो यूरेनियम है, यह परमाणु ऊर्जा का स्रोत है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप, देखिए कैंसर के उपचार में यूज होता है कोबाल्ट का आइसोटोप। कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना है ये सब आपको। आयोडीन का किस लिए उपचार किया जाता है? गोइटर, गोइटर नाम की बीमारी होती है, उसको में आयोडीन का इस्तेमाल होता है। कार्बन के आइसोटोप, ये ऐतिहासिक, जिसको बोलते हैं हम कार्बन डेटिंग, ऐतिहासिक और भूविज्ञान सामग्री की आयु का निर्धारण करने के लिए होता है, यानी कार्बन डेटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी हम कर रहे हैं, जो इनका इस्तेमाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अब आता है हमारा आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? देखिए, अब आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वहां पर सेम एलिमेंट था, देखिए वहां एक ही तत्व के 3 हम अलग अलग परमाणु, या फिर हम अलग अलग परमाणुओं की बात कर रहे थे, जिनमें परमाणु की संख्या एक समान थी, और जो द्रव्यमान संख्या थी वह अलग थी। आइसोबार में क्या होता है कि यहाँ पर परमाणु भी अलग होते हैं, यानी विभिन्न तत्व, एक से ज्यादा तत्वों की बात करेंगे, जिनका जो परमाणु संख्या एक समान तो अब हो ही नहीं सकता। अलग अलग तत्वों का परमाणु संख्या एक समान नहीं हो सकता, लेकिन उनका जो द्रव्यमान संख्या है वह एक समान होती है। तो यही याद रखना है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु, जिनकी विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं, विभिन्न यानी अलग अलग भिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं, लेकिन समान द्रव्यमान संख्या होती है, उसे हम आइसोबार कहते हैं। जैसे आर्गन, आर्गन का क्या होता है? 18, 40। कैल्शियम का भी 20,
40। वहीं क्रोमियम का 24 54। वहीं इसका 56। तो इस तरीके से इनका अलग अलग होता है, आयरन का, क्रोमियम का, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब जैसे अगर हम बात करें, चूंकि तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, इसीलिए आइसोबार्स को भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग होता है। इसलिए देखिए, जो हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज बात कर रहा हूँ, जो तत्व की प्रॉपर्टी जो होती है वह उसके एटॉमिक नंबर पर निर्भर करती है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। इसीलिए जो आइसोबार्स हैं वो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म से अलग होते हैं। इसीलिए कार्बन का अलग होगा, क्रोमियम का अलग, यानी हम बात करते हैं आर्गन का और कैल्शियम का अलग अलग होगा, चाहे वह रासायनिक जो है प्रॉपर्टी हो, रासायनिक बातें हो या भौतिक हो। अब आता है हमारा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स यानी भिन्न तत्व परमाणु जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे कार्बन अभी हम निकाल लेते हैं, कार्बन के न्यूट्रॉन बताइए जल्दी से। ये सी, ये एन और ओ, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, सी एन ओ। अब देखिए 14 - 6, 14 में से 6 गए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 15 में से 7 और यहाँ 16 में से 8। 14 में से 6 गए 8, 15 में से 7 गए 8, 16 में से 8 गए 8। तो कार्बन में भी न्यूट्रॉन कितने? 8। नाइट्रोजन में भी न्यूट्रॉन कितने? 8। और ऑक्सीजन में भी कितने न्यूट्रॉन? कितने? 8। तो ऐसे एक समान लोगों को हम आइसोटोन्स कहा करते हैं। ये आपको याद रखना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? वह संख्या के इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु अणु आयन है, यानी उनके अंदर क्या होगा? वह संख्या के इलेक्ट्रॉन, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या एक समान होगी। परमाणु युक्त परमाणु अणु आयन को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, यानी ऐसे परमाणु, ऐसे अणु या ऐसे आयन जिनका इलेक्ट्रॉन संख्या एक समान होती है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या लिखने जाएंगे, सबकी एक समान निकलेगी। आप लिख के देख सकते हैं, जैसे ये क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अब आपको बताइए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको 1 से लेके 20 तक, 20 नहीं तो कम से कम जो है आपको 1 से लेके 30 तक सभी के नाम याद होना चाहिए और किसकी क्या परमाणु संख्या है वह याद होनी चाहिए। देखिए, ये होगा Fe-। इसकी परमाणु की संख्या होती है 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब इसको जरा समझिए। 8 है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कि इसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करी है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, प्राप्ति करी है। तो इसके पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 10। 9, फ्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो ये भी 10। कैसे मैं ये लिख पा रहा हूँ? आपको मैंने बताया अभी कि जो आपकी परमाणु की संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है, वही आपका इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, वही आपकी प्रोटॉन की संख्या होगी। अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, 10, 11, 12, 13। माइनस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्राप्ति होना, यानी गेन होना। इन्होंने गेन किया है, इन्होंने उधारी लिया है, इलेक्ट्रॉन उधारी लिया है, तो इसलिए माइनस में है ये। तो 10, इन्होंने एक उधारी लिया, 10, इनके पास थे ही 10, इन्होंने एक दे दिया। ये क्या करते हैं? गेन। और ये करते लॉस, इन्होंने दानवीर है ये। तो दानवीर कौन होते हैं? पॉजिटिव लोग। तो 11 में से एक दिया 10, 12 में से 2 दिए 10, 13 में से 2 दिए 10। तो ऐसी संख्या को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा करते हैं, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। ये आप याद रखेंगे। जैसे Cn, N2O2 पॉजिटिव, तो ये आप याद रखेंगे। ये कंपाउंड है, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है, अब अणु है ये। साइनाइड का हो गया, ये नाइट्रोजन का हो गया, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया।
आगे बढ़ते हैं। आइसोडिफार्स क्या होता है? वह परमाणु जिनका आइसोटोपिक संख्या समान होती है, यानी ऐसे परमाणु जिनके आइसोटोपिक संख्या समान होती है उसे आइसोडिफार कहते हैं। अब इसको गणित के रूप में कैसे लिखा जाएगा आइसोटोपिक नंबर को? अब आपको मैंने बताया था आइसोटोपिक में कौन होते हैं? जिनके मास अलग होते हैं और एटॉमिक संख्या एक समान होती है। तो आइसोटोपिक संख्या कैसे लिखेंगे? n माइनस जेड, न्यूट्रॉन माइनस कर देंगे किस में से? जेड में से, तो आपको ये लिख जाएगा। या फिर आप मास में से 2z माइनस कर देंगे तो भी आपको क्या पता चल जाएगा? आइसोटोपिक संख्या। n क्या है? न्यूट्रॉन संख्या। z क्या है? परमाणु संख्या। और ए क्या है? द्रव्यमान संख्या। आगे जैसे कि यूरेनियम 92 235 और थोरियम जो है हमारा 92 231, और जैसे कि हमारा ये हो गया पोटेशियम, और ये हो गया हमारा जो है फ्लोरीन और पोटेशियम। ये हमारे क्या? आइसोडोफार्स। अब आता है हमारा आइसोस्टर्स क्या होते हैं? एक ही संख्या के परमाणु और इलेक्ट्रॉन वाले अणु या आयन बहुपरमाणुइक यानी पॉलीएटॉमिक को आइसोसॉर्ट्स कहा जाता है। तो आइसोसॉर्टर्स किसको कहते हैं? जो ऐसे परमाणु या अणु जिनके पास सेम नंबर ऑफ एटम, यानी जो नंबर ऑफ एटम एक समान हो, है ना? जैसे N2 के पास कितने नंबर ऑफ एटम है? 2। इसके पास कितने नंबर ऑफ एटम है? 2। एक कार्बन का, ऑक्सीजन का, इस पे एक कार्बन का और एक नाइट्रोजन का, इस पे एक कार्बन, तो क्या है इस पे? ऑक्सीजन। ये है हमारा N2O2 पॉजिटिव। इस तरीके से लिखेंगे ये आप इसको अगर ऐसे अभी हटा के चले तो 3, इस पे भी 3। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये यहाँ से अब हमारा थोड़ा सा एटम को और ज़्यादा जानने की प्रक्रिया शुरू होगी, और इसकी शुरुआत हम अपने अगली वाली क्लास यानी इससे आगे की जो क्लास होगी वहाँ पर इस विषय में चर्चा करेंगे। फिर प्लैंक्स क्वांटम्स और थ्योरी ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे, यानी यहाँ से जो हमारी शुरुआत हो रही है वह थोड़ी एडवांस होगी, यानी उसमें आपको थोड़ा सा और मेहनत करके समझना होगा, और ज़्यादा अपने आपको जो आपका जो विचार है उनको और खुलने होंगे, यानी तब आपकी समझ में ये थोड़ी बड़ी बातें आएंगी। अभी तक जो थी ये बहुत जो है बुनियादी बातें थी जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे जिन पे हम चर्चा करेंगे वह तो आपकी परीक्षा के प्रति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और खासकर ऐसी परीक्षा जहाँ पर जो आपका सामान्य विज्ञान है वह अच्छा खासा पूछा जाता है, क्योंकि जो आपका परीक्षा ले रहा है वह आपसे उम्मीद करता है कि आपको बेसिक जानकारी हर किसी की होनी चाहिए। तो अभी तक आपने क्या पढ़ लिया? अभी तक आपने आइसोटोप्स पढ़ लिए, आइसोबार्स पढ़ लिए, आइसोडिफार्स पढ़ लिए, आइसोटर्स कर लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिकल्स कर लिए, आइसो इलेक्ट्रिकल्स कर लिया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मास नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, किसको जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, किसको घटाने से हमें क्या मिलेगा, इनके बारे में आपको ये जो बुनियादी बात है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रयास करना होगा और निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। जब आपकी निरंतर अभ्यास करने का रूटीन बन जाएगा तब आप जो है अपने जो ये सवाल हैं या जो ये कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो इनको अच्छे से सीख पाएंगे। और इससे अधिक जो जानकारी है एटम के बारे में, परमाणु के बारे में, हम अपनी आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से समझिए, सीखिए, किन बातों को आपको बताया गया है उनको अच्छे से समझिए और अपने कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इन्हीं को आप रिवाइज करते रहिए। कोई भी समस्या होती है तो आप हमसे पूछिए। तो आज का आप सभी के लिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे वाली क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर और भी अधिक जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।